शांति भंग करने की कोशिश की, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। राहुल गांधी का सरकार पर वार, कहा अब चीनी कब्जे का सत्य भी मान लेना चाहिए। प्रतापगढ़ में प्रमोद तिवारी का सरकार पर हमला, बोले 3 कृषि कानून को वापस लेने में सरकार ने की देरी, प्रमोद तिवारी ने किसान को बताया भगवान। अंबेडकर नगर में राज्यपाल कश्यप के बिगड़े बोल, योगी को बताया घमंडी। पीएम मोदी से मुस्लिम धर्म गुरुओं की मांग, सीएए एनआरसी वापस लेने की मांग। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 बिल वापस लिए जाने पर वरिष्ठ नेता कांग्रेस प्रमोद तिवारी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने किसान को भगवान कहते हुए कहा कि सरकार को यह निर्णय पहले लेना चाहिए था। बड़ी ही देर में सरकार ने यह निर्णय लिया है और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। पूर्णिमा पर इंदिरा जी की जयंती पर जो हरित क्रांति लाई थी, आज सरकार को अपने गलत निर्णय को वापस लेना पड़ा और किसान भगवान का त्याग और बलिदान, 700 से ज़्यादा कुर्बानियाँ रंग लाई, झुक गई नरेंद्र मोदी सरकार, वापस लेना पड़ा उसे तीनों काले कानून। पर ये आधे अधूरे, कहाँ है न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा? ये तो हमको मालूम था कि वापस लेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन किए थे, स्टे किया था, उसके बाद औचित्य क्या था? यही नहीं, जिस तरीके से इनके नेता पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम में घुस नहीं पा रहे थे भाजपा वाले, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब से हाथ खड़े कर दिए थे भाजपा के नेताओं ने कि साफ हो रहे हैं हम लोग, तो मोदी ने ये निर्णय वापस लिया है, मजबूरी में लिया है। जिनको कल तक आप कहते थे आतंकवादी, जिनको आप गुंडा कहते थे, जिन पे आप गोलियां चलवा रहे थे, जिनके लिए कटीले तार आपने लगवाए थे, आज उनके सामने मोदी सरकार अगर झुकी है तो किसानों की ताकत की वजह से झुकी है। ये किसानों की जीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 कृषि कानून वापस लेते ही पूरे देश में तूफान सा आ गया। विपक्षियों का लगातार सरकार पर वार चलता रहा और इसके बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी पीएम मोदी से एक मांग की है। कृषि कानून के बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मांग की है कि कृषि कानून की तरह सीएए और एनआरसी को भी वापस लिया जाए। ये मांग दारुल उलूम फिरंगी महल के प्रवक्ता मौलाना सुफियान निजामी द्वारा की गई है और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, जिस तरीके से भारत की सरकार ने और हमारे वज़ीर आज़म ने किसानों के हुकूक़ को मद्देनज़र रखते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा की है, हम इसका इस्तकबाल करते हैं और हम वज़ीर आज़म से ये गुजारिश करते हैं कि सीए और एनआरसी के नाम पर जो काला कानून पास किया गया है उसको भी कहीं ना कहीं वापस लेने की ज़रूरत है, इसलिए कि ये कानून हमारे मुल्क के संविधान के ख़िलाफ़ है, दस्तूर के ख़िलाफ़ है और बड़े पैमाने पर मज़हब की बुनियाद पर तफरीक करने वाला कानून है। और ज़ाहिर है कि हमारे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन मज़हब की बुनियाद पर किसी किस्म की तफरीक को बर्दाश्त करने की इजाज़त नहीं देता है। इसलिए ये कानून जो एक ख़ास मज़हब के मानने वालों के लिए लाया गया है, ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए जो लाया गया है, ये कानून को वापस लेने की ज़रूरत है। और इस तरीके के जो कानून बनेंगे, ज़ाहिर है कि वो हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन की। अंबेडकर नगर के दौरे पर सपा पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष राज्यपाल कश्यप पहुंचे, जहां उन्होंने सपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राज्यपाल कश्यप के बोल बिगड़े हुए नजर आए। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घमंडी और नाबालिग मुख्यमंत्री बता दिया। आगे पीसी में राज्यपाल कश्यप ने केंद्र और राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। अलीगढ़ के हिंदू महासभा ने अपने कार्यालय में पीएम मोदी की फोटो हटा दी है। आपको बता दें कि बीते दिन पीएम ने तीनों कृषि कानून को वापस लेने का फैसला किया था, जिसके बाद अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं में गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने मोदी की तस्वीर को हटाकर कार्यालय में वीर सावरकर की तस्वीर लगा दी है। मेरे शब्द कड़े हो सकते हैं, लेकिन मैं एक ही बात कहूंगी कि जिसकी बात एक नहीं उसका बाप एक नहीं।
मैं घोर प्रशंसक थी मोदी जी की और उनके लिए कायल हो चुकी थी जब 370 वाला केस आया था और ये सब चीज़ें वापसी हुई थी। आज ऐसा क्या हुआ कि आपने इन बिलों को वापस लिया? इतने साल का जो आपने लगभग 1.5 से 2 साल का ये टेन्योर जा रहा है, क्या केवल राजनीति और गद्दी के चाहत में आपने अपने सिद्धांतों से समझौता कर लिया? मुझे ये उम्मीद मोदी जी से नहीं थी। हो सकता है कुछ राजनीतिक कारण हो, प्रशासनिक कारण हो, जो भी रहे हो, लेकिन मैं तो ये मानती हूँ कि राजा वो जो सिद्धांतों से समझौता ना करे, और ऐसी ही उनकी पर्सनैलिटी से मुझे उम्मीद थी। पर आज उन्होंने अगर ये समझौता कर दिया तो संदेश बहुत गलत जा रहा है। उन काफिरों के लिए तो बहुत गलत है, उनके तो हौसले बहुत बुलंद हो जाएंगे। अब तो उन्हें भी लगेगा हो सकता है आने वाले टाइम में जो ये 370 थी CNRC, इनको लेकर के भी सरकार बैकफुट पे है। ये जो भी किया ये बहुत गलत किया है। देखिए, अखिल भारत हिंदू महासभा कार्यालय पर माननीय प्रधानमंत्री का चित्र हमने उस दिन लगाया था जब धारा 370 हटाई गई थी, कश्मीर में शांति बहाल हुई थी, देश का हिस्सा कश्मीर जिसको हम बुलाते थे, आज वहाँ पर संविधान लागू हुआ था, तब हमने ये चित्र लगाया था। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लिए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब सरकार आतंकियों और आतताइयों के आगे घुटने टेक रही है। क्योंकि अब तक जिन्हें सरकार कहती थी कि अलगाववादी हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये गुंडे हैं, ये किसान नहीं हैं, आज उनके दबाव में सरकार ने कानून वापस लिए हैं, तो कल को CA और NRC के विरोध में तो असली गुंडे बैठ जाएंगे, आतंकी भी उनका समर्थन करेंगे, तो उनको भी वापस लेगी। 370 का भी सरकार जो है आज तक विरोध कर रही है कि 370 हम वापस नहीं लेंगे, लेकिन कल जिस तरीके से 370 के विरोध में माहौल बनाया जा रहा है, वो भी लोग भी धरने पर बैठ जाएंगे, दिल्ली का घेराव कर लेंगे, तो वो भी वापस लेंगे। कोरोना के बाद सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन रायबरेली के जिला अस्पताल में गंदगी का अंबार देखने को मिला, जहां गंदगी बदबू होने के कारण मरीज का खड़ा हो पाना भी मुश्किल होता है, जबकि पैर में प्लास्टर बंधे एक महिला वार्ड के बाहर जमीन पर लेटी हुई दिखी। लेकिन इन मरीजों को अस्पताल में देखने वाला भी कोई नहीं है। उन्नाव के रामलीला मैदान से आवास विकास वृंदावन गार्डन तक आजादी के 75वें अमृत महोत्सव में तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा 151 मीटर लंबा तिरंगा और राष्ट्र गीतों के साथ निकाली गई। अमर बलिदानियों को सम्मान देने के लिए 19 नवंबर से 16 दिसंबर तक अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। आज़ादी, भारत की आज़ादी में पूरे देश में अमृत महोत्सव के आयोजन जगह जगह गांव-गांव तक किए जा रहे हैं। उसी क्रम में उन्नाव नगर और पूरे जनपद में आज जो आगामी 16 दिसंबर तक चलने वाले कार्यक्रम हैं, उसका आज भव्य उद्घाटन एक भव्य तिरंगा यात्रा के साथ किया जा रहा है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये 151 मीटर लंबा तिरंगा और हजारों राष्ट्रभक्त इस यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। जगह जगह भव्य पूजन। भारत मिर्जापुर के मणिहान थाना के अटारी गांव में एक प्रेमी जोड़े ने मणिहान थाना बोर्ड के सामने सिंदूर लगाकर शादी करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रेमी मनोज कुमार सूरत में किसी फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन की वजह से वो गांव वापस आ गया। इस मौके पर उसे गांव की लड़की नेहा से प्यार हो गया, लेकिन प्रेमी युगल अलग अलग बिरादरी से होने के कारण आज उनकी शादी हो गई और जिसकी चर्चा क्षेत्र में बनी हुई है। मिर्जापुर के माता विंध्यवासिनी धाम पहुंचे राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने तीनों बिल वापस लिए जाने को केंद्र सरकार का सराहनीय कदम बताया है। आगे उन्होंने कहा कि किसानों को लग रहा था कि बिल उनके विरोध में है। केंद्र सरकार ने इस पर विचार करने और किसानों ने समझाने के बाद भी इसे वापस लिया गया। सरकार ने अनुभव किया इतना बड़ा आंदोलन है किसानों का, भले ही किसानों के हित में वो कानून होगा, लेकिन उसके विरोध में आंदोलन है और लोग चाहते हैं कि इस कानून को वापस किया जाए। सारा विचार करने के पश्चात किसानों को समझाने के बाद भी जब उनको लगा कि नहीं किसान बिल्कुल उस पर मौजूद है, तो इन्होंने वापस लिया। ये बड़ा अच्छा कदम है। इससे प्रकट होता है कि कोई जिद नहीं है
लेकिन किसी के लिए सामान्य रूप से किसान अगर नहीं चाहता है तो उसको उन्होंने बड़ी शालीनतापूर्वक वापस लिया है और मैं इसको बड़ा ही फरीदाबाद वल्लभगढ़ के शाहपुर गांव कंपनियों में नाबालिग बच्चों से मजदूरी कराई जा रही है, जिसकी सूचना मिलने पर पहुंची चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने कंपनियों में काम कर रहे नाबालिग बच्चों को रेस्क्यू कर लिया, जिसके बाद हेल्पलाइन टीम ने नाबालिग बच्चों को पास के थाने में ले जाने की कोशिश की तो कंपनी संचालक और कर्मचारियों ने मिलकर नाबालिग बच्चों को मौके से भगा दिया। इस बीच चाइल्ड हेल्पलाइन के अधिकारी ने पुलिस में कंपनी मालिक और कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत देते हुए कंपनी से नाबालिग बच्चों को भगाने का आरोप लगाया है। हमें 109 पर सूचना मिली थी कि यहाँ पे शाहपुरा गांव में कंपनियों में बच्चों से काम कराया जा रहा है। इस सूचना पर हमने सदर थाने में सूचना दी। सदर थाने से PSI के साथ जाकर मौके पर 3 बच्चों को बाल श्रम करते हुए रेस्क्यू किया अलग अलग कंपनियों से। शाहजहांपुर के थाना रोजा क्षेत्र के मोहल्ला लोधीपुर में जहां अनीस खान की बेटी रुकैया बेगम बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा की महानगर उपाध्यक्ष हैं और रुकैया का पूरा परिवार बीजेपी का सदस्य है। इसी बात को लेकर मोहल्ले के कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उनकी बेटी पर जानलेवा हमला भी किया था, जिसकी रिपोर्ट तो दर्ज हो गई लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। इस मामले में पुलिस की हीला हवाली को देखते हुए दबंग अब पीड़ित अनीस खान और उनके परिवार को मुकदमा वापस लेने के लिए धमकाने लगे हैं। हालात अब ये हो गए हैं कि अनीस खान अपने पूरे परिवार को लेकर कहां और रहे इस बात के लिए भी परेशान है। जब से हम लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तो लोधीपुर के कुछ भूमाफिया और गुंडे बदमाश जो सपा से जुड़े हुए हैं वो अपनी दबंगई के कारण मेरी बेटी को व मुझको धमकी देते हैं कि बीजेपी छोड़ दो और अगर सरकार सपा की आ गई तो कोई भी बीजेपी का लोधीपुर में नहीं दिखाई देगा, उसको नहीं रहने देंगे। इन लोगों ने मेरी बेटी को और मेरे बेटे को रोड पर गिरा के मारा और जाहिर डिवाइडर पे खड़े होकर अश्लील हरकतें कर रहा कि इसकी वीडियो बना ले, ये काट ले, और मेरी बेटी को घर में घसीटे लिए जा रहे थे कि इसको ले चलो, इसको नंगा करके वीडियो बनाएंगे। मेरा बेटा जो फैसल खां एडवोकेट है उसको मारते मारते बेहोश कर दिया था, मेरी बेटी के कपड़े फाड़ दिए थे। बेहोशी हालत में थाना रौदा ले गए हम, वहाँ 16/10/21 को मुकदमा इन लोगों के खिलाफ। बांदा में ठेकेदार की तानाशाही से परेशान विद्युत संविदा कर्मियों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने कहा कि ठेकेदार उनका भुगतान नहीं करते हैं और मनमाने तरीके से काम करने के लिए परेशान भी करते हैं। इन्हीं सबसे परेशान होकर आज संविदा कर्मियों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन भी किया। उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ खंडी कमेटी द्वारा कार्यदायी संस्था द्वारा 55 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुके हमारे लाइन और रक्षण का कार्य कर रहे संविदा कर्मचारियों को सेवा निवृत्त कर दिया है, जबकि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन द्वारा 18 से 55 वर्ष संविदा कर्मचारियों को रखने की उम्र रखी गई है, जिसके विरोध में खंडी कमेटी द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। इसी प्रकार से संविदा कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 8,000-7,000 वेतन दिया जा रहा है, जिससे उनके परिवार का पालन पोषण नहीं हो पा रहा है। हमारी मांग है कि बिजली विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को 18,000 रुपये माह भुगतान किया। सहारनपुर थाना जनकपुरी के दुधली के खंडर से पुलिस ने शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से चोरी की 8 बाइक भी बरामद हुई है। ये शातिर चोर मोटरसाइकिल चोरी करके देहात में 25 से 30 हजार तक बेचता था। आरोपी की गिरफ्तारी करके पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। चोरी की कुल 8 मोटरसाइकिलें बरामद हुई है। ज़्यादातर मोटरसाइकिलें स्प्लेंडर मोटरसाइकिल हैं। इनमें से कुछ मोटरसाइकिलों का पता भी लग गया है कि नगर क्षेत्र से चोरी हुई है। मुकदमा भी उनका पहले से दर्ज है। यह शातिर किस्म का चोर है। पहले गैंगस्टर और वाहन चोरी और चैन स्नैचिंग आदि के मामलों में जेल जा चुका है।
इसने अपने एक और साथी का नाम बताया है, जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, जल्दी उसकी भी गिरफ्तारी करेंगे। और इसका जो मोटरसाइकिलों का चोरी करने का काम था, ये इसको पहले देहात से कुछ ग्राहक मिल जाते थे, उन्हीं के डिमांड पे चोरी करके उनको 25 से 30 हज़ार रुपये में बेच देता था। ये भी पता किया जा रहा है कि गाड़ियों का कागज। समाजवादी पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में वोट जोड़ो अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए ताजनगरी आगरा में जिला और महानगर अध्यक्षों द्वारा पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर वोट जोड़ने का कार्य सौंपा गया है। वहीं समाजवादी पार्टी आगरा के महानगर और जिला अध्यक्ष ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में करीब 16 लाख वोटों को वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है, जिसकी हमारी प्राइम टीवी की टीम द्वारा आगरा के कमिश्नर से लेकर सभी अधिकारियों से लिस्ट मांगी है, लेकिन आगरा के प्रशासन द्वारा अभी तक सूची उपलब्ध नहीं कराई गई है। आज पार्टी कार्यालय पे जिला और शहर संयुक्त मीटिंग इस वजह से बुलाई गई थी कि जिस तरीके से अभियान चल रहा है वोट बढ़वाने का हर बूथ पे, उसको लेकर हम लोगों ने आज अपने कार्यकर्ता पदाधिकारियों को जिम्मेदारी देने का काम किया है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे प्रदेश में 16,40,000 वोट काटने का काम किया गया है, उसकी डिटेल हमने मांगी है कि हमारे ज़िले में कौन से बूथ पे कितना वोट कटा है, जो अभी तक यहाँ का प्रशासन हमें उपलब्ध नहीं करा पाया है। उसी को लेकर हमें वो लिस्ट उपलब्ध हो जाए, जिससे हम ये सत्यापन कर लें कि ये कौन सा वोट इन्होंने काटा है, ये सही काटा है, ये गलत काटा है। इसी बातों को लेकर चर्चा करने का काम पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं में हम लोगों ने किया है, और कल से हम इसका सत्यापन अपने जो पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं उनसे कराएंगे कि कहां कहां इन लोगों ने गलती की। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 1 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक जो वोट बढ़ाने का, वोट कटवाने का जो अभियान चल रहा है, उसके लिए सभी जिले के उपाध्यक्ष, जिला सचिव, विधानसभा अध्यक्ष, फ्रंटल संगठन के अध्यक्ष, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के जो सीनियर नेता हैं और जिनने जो आवेदन किया है विधानसभा के लिए, वो सब लोगों को सूचना दी गई है और सब लोगों को बुलाया गया है। 30 तारीख तक वोट बढ़ाए जाने और 30 तारीख तक ही जो फर्जी वोट बन गए हैं वो। अलीगढ़ के थाना गोधा इलाके के कल्याणपुर गांव में अवैध संबंधों के चलते बुलंदशहर के एक युवक की हत्या करके शव काली नदी में फेंकने का मामला सामने आया है, जिसके बाद परिजनों ने थाने में हंगामा करते हुए बताया है कि युवक का 13 नवंबर से मोबाइल बंद आ रहा था, जिसके बाद से वो लगातार उसकी तलाश में जुटे हुए थे। इधर परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो अवैध संबंधों के चलते उसकी हत्या कर काली नदी में फेंकने की बात कबूल की गई है। ये कल्याणपुर का नहीं है, जंगीराबाद में फतेहपुर का रहने वाला है। इसके भाई की ससुराल यहाँ पे थी गोदा में, कल्याणपुर में। तो ये आया था, तो अवैध संबंधों के चलते इसकी बता रहे इसके देवेंद्र जिसके भाई है, उसके साले ने हत्या करके और शव को काली नदी में फेंकना बताया है। उसकी तलाश की जा रही है। मेरा भाई 12 तारीख को 7-8 बजे मेरे गांव से आया था, मुकेश सिंह नाम था उसका, और 13 तारीख को लगभग 9:05 और 8:50 पर उसकी कॉल आई कि मुझे हेमंत, उसकी घरवाली ने मुझे बंद कर लिया है। उन्होंने ये बताया कि यहाँ से के उसके दूसरे जो वो रुचि है सोनू ने मुझे कॉल की कि उसको जो है तुम अपने भाई को भूल जाना, अब अपने भाई को भूल जाना। फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जहां एएमयू छात्रों ने सर सैयद डे प्रोग्राम का आयोजन धूमधाम के साथ किया, जिसमें सपा युवजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एएमयू छात्र नेता मोहम्मद फहद को अतिथि के रूप में बुलाया गया। इस दौरान एएमयू पूर्व छात्र नेता और मौजूदा सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि मौजूदा सरकार चारों तरफ से बुरी तरह से घिर चुकी है। आगे उन्होंने कहा कि अब देखना यह होगा कि किसान बिल वापसी के बाद अब मौजूदा सरकार सीएए और एनआरसी जैसे बिल को वापस लेगी या नहीं। तमाम पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद मैं पेश करना चाहूँगा कि आपने बहुत ही ज़बरदस्त शानदार जलसे का इंतज़ाम यहाँ किया और एक मौका दिया कि सर सैयद को याद हम यहाँ एक साथ इकट्ठा होकर के कर सकें। दोस्तों, जब सर सैयद साहब का जिक्र होता है तो दुनिया के अंदर
इस बात का जिक्र होता है कि वो कौम जो जहालत की जिंदगी गुजार रही थी, उस कौम को तालीम की तरफ रुख करने के लिए कोई अगर एक नाम है तो वो सर अहमद खां का नाम है, जिन्होंने तमाम कमालात का नमूना पेश किया, जिनके बड़े बड़े कारनामे थे, जिन्होंने हमारे और आपके लिए बहुत सबक दिए। उसको हमें पढ़ना चाहिए, उसको हमें समझना चाहिए। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।